गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एसएन कोचिंग क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है पुरुषों का नर जनन तंत्र। ठीक, तो नर जनन तंत्र क्या होता है भैया? नर जनन तंत्र के अगर बारे में हम बात करें तो नर जनन तंत्र पुरुषों में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ढेर सारे ऑर्गन्स और ढेर सारी नलिकाएं हैं और आप देखिए तो इसमें ढेर सारी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो इसमें आइए देखते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र में अगर देखा जाए तो इनमें दो अंग पाए जाएंगे, एक होता है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा जो होता है वह होता है द्वितीयक या सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के रूप में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण। अगर संख्या में बात करें तो संख्या में 2 होगा और जोड़ी में बात करें तो एक जोड़ी पाई जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर द्वितीयक सहायक जनन अंग की बात करें तो इसमें सहायक ग्रंथियां और सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं। सहायक ग्रंथियों में शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसको काउपर्स ग्लैंड कहिए या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहिए, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, और सहायक नलिकाओं के अगर बारे में बात करें तो सहायक नलिकाओं में वृषण जालक आएगा, रेटे टेस्टी जिसे कहते हैं। ठीक है, अपवाहक नलिकाएं वासा इफरेंसिया, अधिवृषण, इपिडिडामिस और शुक्रवाहिनी जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, ये सब आते हैं। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए इनमें शिश्न भी होता है, यह आपका सहायक जनन अंग के रूप में होगा। शिश्न जो होता है भैया, जिसको कहते हैं पेनिस, क्या कहता है? पेनिस। यह जो होता है यह सहायक जनन अंग के रूप में होता है। ठीक है, इतना तो ये आपका नर जनन तंत्र के अंतर्गत में आते हैं। अब इसके बारे में हम एक एक करके डिटेलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसे डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक अंडे जैसी संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं वृषण। इसको क्या कहा जाता है? वृषण। जो वृषण होता है यह होता है वृषण कोश में पाया जाता है। कहाँ पे स्थित हो गया? वृषण कोश में पाया जाता है। अच्छा, वृषण कोश में पाए जाने का कारण क्या होता है? देखिएगा, वृषण कोश जो होता है यह शरीर से बाहर लटकी हुई संरचना होती है और वृषण को शुक्राणु निर्माण के लिए, ठीक है, टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है। अर्थात शरीर के टेम्परेचर से इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वह कम से कम 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अर्थात अगर हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, लेकिन इससे कम अगर हम देखें भैया तो 35 डिग्री सेल्सियस आपका निकल कर आएगा। अगर बात करें 2 डिग्री सेल्सियस कम की, 2 डिग्री अगर निकाल देंगे तो आपका मिल जाता है यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस। तो शुक्राणु के फॉर्मेशन के लिए हमको टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है, इसलिए जो वृषण होता है यह शरीर से बाहर वृषण कोश में पाया जाता है। इसके बाद ये वृषण कोश के जो वृषण होता है, वृषण पे देखिएगा तो नलिकाओं की एक संरचना पाई जाती है जो कि एक सघन जाल होता है। इसे कहते हैं अधिवृषण, इपिडिडाइमिस बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण के निचले सिरे से एक नलिका निकली होती है जिसको कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। यही शुक्रवाहिनी अगर देखा जाए भैया तो शुक्रवाहिनी क्या होती है? इसको घेरते हुए इसको कहते हैं मूत्राशय। इसको क्या कहता है? मूत्राशय कहते हैं। ये जो मूत्राशय होता है भैया यह यूरिन को स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी अधिवृषण के निचले सिरे से निकलकर मूत्राशय को घेरते हुए एक चौड़े थैले का निर्माण करती है जिसे शुक्राशय कहते हैं। क्या कहेंगे? शुक्राशय। यह जाकर के शुक्राशय में खुलती है और शुक्राशय से एक नली निकली होती है जिसे कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी। यही जो स्खलन वाहिनी होती है इसी के द्वारा क्या होता है भैया? शुक्राणु, ठीक है, इसी के द्वारा जो सीमेन शुक्राणु रहता है उसको बाहर निकाला जाता है। देखिएगा, वृषण के अंदर बना स्पर्म यहाँ पे बना, बनने के बाद अधिवृषण में गया, अधिवृषण से फिर ये शुक्रवाहिनी के द्वारा होते हुए कहाँ पे आया? शुक्राशय में आया। अब शुक्राशय में आकर यहाँ पे स्टोर रहेगा। जब कोई नर किसी महिला के साथ या किसी मादा के साथ संपर्क बनाएगा, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है? स्खलन वाहिनी से जो शुक्राणु रहता है, शुक्राणुओं को डिस्चार्ज किया जाता है, छोड़ा जाता है और यही शुक्राणु कहाँ से निकलेंगे भैया? इसके द्वारा। ये जो नली आपको दिखाई दे रही है इस नली को हम कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग
अंग्रेजी में इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। यह मूत्रमार्ग की सहायता से यह पुरुषों के शिश्न से होते हुए बाहर निकल जाता है, समझा कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपको दिख रही है मांसपेशियों की संरचना दिख रही है, इसको शिश्न कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? शिश्न कहा जाता है। शिश्न का अग्रभाग फूला हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं ग्लैंड पेनिस या शिश्न मुंड कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? शिश्न मुंड कहते हैं, जो कि क्या रहता है, इसके अपेक्षा ये थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देता है, समझ आया कि नहीं। अब इसी के ऊपर जो शिश्न मुंड है, शिश्न मुंड के ही ऊपर इस पे क्या होती है, पतली पतली जो स्किन होता है, स्किन का एक लेयर पाया जाता है, जिसको प्रीपस या फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपस या आर इसको फोर स्किन भी कहा जाता है, समझ आया कि नहीं। अब यही जो प्रीपस या फोर स्किन होता है, ठीक है, यही क्या करता है भैया, यह शिश्न मुंड को ढक कर रखने का कार्य करता है, समझ में आया। इतना तो टॉपिक क्लियर हुआ। यह जो आपकी संरचना दिख रही है, यही होती है पूरी पूरी नर जनन तंत्र। ये क्या है? नर जनन तंत्र का फिगर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ये अगर आप फिगर बना देंगे, ठीक है, कहीं कहीं पे देखेंगे आप लोग, अगर एग्जाम अपना सीरीज उठाकर देखेंगे तो उसमें एक नंबर के लिए केवल एक फिगर आता है। अगर ऐसा कोई पूछा गया कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो वहां पे आप केवल बना दीजिएगा ऐसा और उसका नाम पर पूरा कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा एक नंबर आराम से, ठीक है कि नहीं। तो यह था आपका नर जनन तंत्र, क्लियर। आगे हम बात करते हैं वृषण के बारे में, जो कि पुरुषों का मुख्य जनन अंग होता है। तो वृषण होता क्या है, इसको देखते हैं। अब एक एक टॉपिक करके हम जितना भी था सारे आगे हम पढ़ेंगे। तो वृषण जो होता है भैया, वृषण की अगर उत्पत्ति की हम बात करें, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। भ्रूण के कहाँ से भैया? मीजोडर्म से होता है, ठीक है। देखिए, कोई भी भ्रूण होता है, भ्रूण में 3 लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका एक्टोडर्म होगा, जिसे हम कहते हैं बाह्यजनन स्तर, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है मीजोडर्म, ठीक है, इसको कहते हैं मध्य जनन स्तर। क्या कहते हैं? मध्य जनन स्तर, ठीक है। और थर्ड जो होता है वह होता है भैया इंडोडर्म, जिसको कहते हैं अंतः जनन स्तर, ठीक है। तो 3 लेयर होते हैं, लेकिन तीसरे लेयर में जो आपका मध्य वाला होता है, मध्य वाले लेयर से ही किसकी उत्पत्ति होती है? ये जो आपकी वृषण होती है, वृषण की उत्पत्ति होती है, ठीक है नहीं। तो वृषण की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म या मध्य जनन स्तर से होती है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर का होगा, बहुत ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं। इसके से देख लीजिएगा कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो यह आपकी कितनी होगी? 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। इसका जो भार होता है, अगर इसकी हम भार की बात करें तो यह 10 से 15 ग्राम भार का होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है और नहीं इसका भार भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यह इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर हो गई और इसका भार 10 से 15 ग्राम का हो गया। यह देखेंगे, यह गुलाबी रंग का, कैसा भैया? गुलाबी रंग का, ठीक है। अंडाकार संरचना होती है। कैसी? अंडाकार संरचना होगी, क्लियर है। जो शरीर के बाहर, जो कहाँ पे? शरीर के बाहर स्क्रोटम में पाई जाती है। स्क्रोटम को हम लोग कहते हैं, स्क्रोटम कहिए या स्क्रोटस सैक कहिए, दोनों एक ही मतलब है। इसको कहते हैं वृषण कोष। क्या कहते हैं? वृषण कोष। यह शरीर के बाहर कहाँ पे पाई जाती है? वृषण कोष में पाई जाती है। वृषण कोष का जो टेम्परेचर होता है वह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो अगर देखा जाए तो शुक्राणु के परिपक्वन के लिए, शुक्राणु के परिपक्वन के लिए प्रतिकूल होता है। परिपक्वन मतलब यहाँ पे मेच्योर होना, ठीक है। पकने के लिए क्या होता है? प्रतिकूल होता है। इसलिए यह क्या होता है? शरीर से बाहर होता है, समझे कि नहीं। यह क्या होता है? जो आपका वृषण होता है, यह वृषण कोष में होता है। वृषण कोष शरीर से बाहर किस लिए होती है? ताकि इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन आसानी से हो सके, समझ में आया कि नहीं। अगर जितना टेम्परेचर शरीर का है उतने टेम्परेचर पे वृषण भी रहेगा तो शुक्राणुओं का निर्माण और शुक्राणुओं का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, समझ में आया। इसलिए यह क्या होता है? शरीर से बाहर होता है। शरीर से बाहर होगा तो आसानी से इसको हवा पानी लगता रहेगा, ठंडा रहेगा तो शुक्राणु आराम से बना लेगा, समझ कि नहीं। अब बात करते हैं आगे। तो जो वृषण होता है, अगर हम बात करें, वृषण हो गई, ठीक है, जो कि पाई जाती है यहाँ पे वृषण कोष में। ये क्या हो गया? ये हो गया वृषण कोष,
ठीक है, और यह हो गया वृषण, ये क्या हो गया वृषण, ठीक है। तो यह वृषण जो होता है यह उदर गुहा से, वृषण जो है यह उदर गुहा से गुबर्नेकुलम द्वारा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी गुबर्नेकुलम नहीं, वृषण नाल द्वारा। तो यह एक नली होती है जिसको कहते हैं वृषण नाल, क्या कहते हैं वृषण नाल, ठीक है। यह वृषण नाल द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होगा, कहाँ से जुड़ा होता है उदर गुहा, उदर मतलब पेट वाले गुहा से जुड़ा होता है। और ये जो वृषण कोश है इससे भी जुड़ी होगी, वृषण जो है यह वृषण कोश से भी जुड़ी होगी और उदर गुहा से भी जुड़ी होती है। तो यह उदर गुहा से वृषण नाल द्वारा जुड़ी होती है जिसको कहते हैं इनग्यूनल कैनाल कहा जाता है, ठीक है। तो यह इनग्यूनल कैनाल या वृषण नाल द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होगा, लेकिन यही वृषण कोश से जुड़ने के लिए, स्क्रोटम से जुड़ने के लिए भैया गुबर्नेकुलम पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है गुबर्नेकुलम, समझ नहीं, यह गुबर्नेकुलम के द्वारा, ठीक है, गुबर्नेकुलम, ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है, यह वृषण कोश से जुड़ी होती है, क्लियर है कि नहीं। तो जो वृषण होता है यह वृषण नाल द्वारा उदर गुहा से और गुबर्नेकुलम द्वारा वृषण कोश से जुड़ा होता है, ठीक। बच्चों में क्या होता है ना, ये जो वृषण होता है ये पहले उदर गुहा में स्थित होता है, पहले कहाँ पे पाया जाता है उदर गुहा में स्थित होता है। जैसे जैसे जन्म बच्चे का जन्म होगा तो यह वृषण उदर गुहा से खिसक करके यह चला आता है वृषण कोश में, ठीक है। और जिस नली के द्वारा आता है उस नली को हम कहते हैं वृषण नाल, इनग्यूनल कैनाल कहते हैं, समझ नहीं। तो पहले उदर गुहा में था, फिर इनग्यूनल कैनाल की सहायता से कहाँ पे चला आता है वृषण कोश में। इसके पश्चात यह जो वृषण नाल होता है, इनग्यूनल कैनाल होता है, यह हो जाएगा बंद, ठीक नहीं। जब यह बंद हो जाएगा तो यह चला है इसमें, यह इसके बाद ऊपर नहीं जा पाता है, क्लियर। लेकिन क्या होता है कभी कभी यह नली खुली रह जाती है, जो वृषण नाल वाली नली है यह क्या होती है, यह खुली रह जाएगी और आंत खिसक करके यह चला आता है वृषण नाल में। कहाँ पे चला आएगा, वृषण नाल में चला आता है, जिससे क्या हो जाती है एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं इनग्यूनल हार्निया। क्या कहते हैं, इनग्यूनल हार्निया कहते हैं। तो हार्निया नामक जो बीमारी होती है भैया, यह इसकी वजह से हो रही है। यह जो वृषण नाल दिख रहा है, वृषण नाल के खुला रह जाने की वजह से आंत खिसक कर वृषण नाल में आ जाते हैं, जिसके कारण हार्निया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यह पाई जाती है पुरुषों में, क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो वृषण होता है ना, वृषण संख्या में 2 होंगे, मतलब 2 ठो आपको क्या होना चाहिए, वृषण कोश होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 ठो। एक इधर रहेगा, एक लेफ्ट एक राइट रहेगा, ठीक है। दोनों वृषण कोश जो होते हैं, जो वृषण होता है ना, ये दोनों एक दूसरे से स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा अलग रहते हैं। किसके द्वारा, स्क्रोटल सेप्टम, ठीक है। तो जो वृषण कोश होता है 2 ठो रहेगा, लेफ्ट राइट वाला, तो दोनों एक दूसरे से स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा अलग रहता है। अगर ऐसा नहीं समझ में आया देखिएगा, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो एक वृषण इधर एक वृषण इधर, तो जो बीच में डिवाइडर का काम कर रहा है, जो इसको अलग करने का कार्य कर रहा है, इसको कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। तो स्क्रोटल सेप्टम जो होता है वृषण को क्या करता है, सॉरी जो वृषण कोश होता है, दोनों वृषण कोश को अलग करने का कार्य करता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में।